नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 6 न्यायपालिका। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 2 है, यानी ये पार्ट दूसरा है और इससे पहले इसका पहला पार्ट आ चुका है। जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक और वीडियो ज़रूर डाल देंगे, तो जाकर नीचे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो और अच्छी से समझ में आएंगे। इसमें हम बताएंगे न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायपालिका की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं और वो वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें। न्यायाधीशों को पद से हटाना। दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तो पढ़ लिए हैं, अब न्यायाधीशों को पद से हटाना भी पढ़ लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना बहुत कठिन है, यानी उनको पद से हटाना बहुत कठिन है। उन्हें केवल कदाचार के मामले में, कदाचार साबित होने पर या अयोग्यता की दशा में ही पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद के विशेष बहुमत, यानी अगर कोई न्यायाधीश कदाचार के मामले में पकड़ा है या अयोग्यता की दशा में है और उन्हें हटाने के विचार आया है, प्रस्ताव आया है संसद में, तो न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की क्या होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। यानी किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए विशेष बहुमत और संसद के सदस्यों में आम सहमति होना जरूरी है, तभी किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका है महत्वपूर्ण, और हटाने की शक्ति किसके पास है, विधायिका के पास है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों अब तक संसद के पास कितने प्रस्ताव आए हैं किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा 1। अब तक संसद के पास केवल एक न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है, पर बहुमत प्राप्त ना होने के कारण उन्हें हटाया ना जा सका। वो कौन थे दोस्तों जिन पर प्रस्ताव आया हटाने के लिए, तो वो थे न्यायमूर्ति रामास्वामी। ये एग्जाम में आ सकते हैं, जरूर याद कर लीजिए। न्यायमूर्ति रामास्वामी पर आरोप क्या था कि उनके पर आरोप था कि पंजाब के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की, पैसों की अनियमितता की और सार्वजनिक धन का निजी यानी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, खुद के लिए सरकारी धन को, और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन और पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। दोस्तों यहाँ न्यायपालिका की संरचना दिया गया है। देखिए पहले है क्या, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फिर है उच्च न्यायालय, और फिर है जिला न्याय अदालत, और उसके बाद है अधीनस्थ अदालत, सबसे छोटे स्तर का अदालत। इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं, यानी यह सबसे ऊपरी अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय। इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है भारत में, तो इसके फैसले सभी अदालतों को, जो भी नीचे अदालत है सभी को मानने होंगे। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, यानी यह हाई कोर्ट, ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट, और इधर हाई कोर्ट। तो यह हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, यानी यह डायरेक्ट इस अदालत का मंगवा ले, इसका मंगवा ले, या किसी भी अदालत का मुकदमा, जो भी मुकदमा वहाँ है अगर वहाँ, तो उसे ये अपने पास मंगवा सकता है और उसे ये खुद देख सकता है, उस पर न्याय कर सकता है। दूसरा है उच्च न्यायालय, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है, यानी यह अपने से नीचे जितने भी अदालत थे दोनों, उन पर सुनवाई करता है और उन पर की गई अपील की सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी करता है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। एक राज्य का जैसे बिहार है, तो इसका क्षेत्र में जितने भी मुकदमे आ रहे हैं उसका निपटारा भी कर सकता है। अपने अधीनस्थ का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। ठीक है। तीसरा जिला अदालत, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है, या ये जिला अदालत है,
किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो ये जिलों में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। निचले अदालतों के फैसलों पर की गई अपील, यह भी अपने से नीचे वाले अदालत के फैसलों पर की गई अपील का सुनवाई करता है। गंभीर किस्म का आपराधिक मामले पर फैसला देता है, यह जिला लेवल पर है। फौजीदारी और दीवानी केस के मुकाबले पर विचार करती है अधीनस्थ न्यायालय अदालत। यानी जिला अदालत यह जिले लेवल पर होती है, उच्च न्यायालय या स्टेट लेवल पर होती है किसी राज्य के लेवल पर, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय या पूरे भारत का न्यायालय है, यह सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊपर का न्यायालय। तो जान गए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो कहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो पहला है मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा, मौलिक अधिकार। दूसरा है अपीली, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करना। तीसरा है सलाहकारी, जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। चौथा है रीट के जरिए वो क्या करता है? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं के लिए बंदी प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। विशेषाधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण ये है, भारतीय भूभाग के किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति है। किनको? सर्वोच्च न्यायालय को। ये उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं ये सभी। मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? तो मौलिक अधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। यानी कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जाया जा सकता है, उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई मनमुटाव है, कोई वाद विवाद उठे हैं, कोई विवाद है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कानून पर, तो उनको हल करने की जिम्मेवारी किनकी है? तो सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता। किसी केंद्र और राज्यों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है, ना कि कोई उच्च न्यायालय, क्योंकि यह पूरे देश का न्यायालय है। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय में और ना अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह उच्च न्यायालय जाए या सीधे कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रीट के रूप में कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता है।